हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, फिर आगे देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, फिर प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, फिर दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है तथा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज के क्लास में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो आइए समझते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। देखिए ये कोई क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो होती है आपतित किरण, तथा जो टकराने के बाद जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए प्रकाश के उत्क्रमणीयता में होता क्या है, परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले तो जो आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए जो परावर्तित किरण होता है उसको आपतित किरण हम बनाए कैसे, तो हम यहाँ पे एक फिट करेंगे समतल दर्पण, और समतल दर्पण को ऐसे फिट करना है कि ये जो परावर्तित किरण है इस समतल दर्पण पे अभिलंबवत आपतित हो। अब पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं किसी भी अगर समतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो उसी रास्ते पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे हम समतल दर्पण को फिट करेंगे जिसपे परावर्तित किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो परावर्तित किरण उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और जब वापस लौट जाएगी तो ध्यान से देखिए जो परावर्तित किरण थी अब क्या बन जाएगी, आपतित किरण, और जो आपतित किरण होगी वो क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण। प्रकाश के इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है। मतलब प्रकाश जिस जिस रास्ते से आएगा उसी उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें आगे प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इसमें क्या करना है, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में कोई वस्तु को रख दीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब बनता कैसे है, एक कोई वस्तु है जो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा है। तो एक प्रकाश किरण चलाइए मुख्य अक्ष के समांतर इसके शीर्ष से, तो वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से जाएगी, कहां से होते हुए, फोकस से, तथा परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए अब ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पे एक बन जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, इसी को बोला जाता है ए डैश बी डैश। इस ए तथा ए बी वस्तु का क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बन जाएगा। और ध्यान दीजिए इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में काटी हैं तो ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जबकि देखिए जब यदि हम उसी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रख देते हैं तो दो प्रकाश किरण जाएगी वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरा प्रकाश किरण जाएगी कहां से, वक्रता केंद्र से। और जब वक्रता केंद्र से जाएगी जो प्रकाश किरण उसी रास्ते पे क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब देखिए दो प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो आगे जाके कभी काटेंगी नहीं, तो इनको हम आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, जब आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं
तो देखते हैं जहां पे काटेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ए वस्तु का क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसे ही क्या है लेंस में देखिए। ठीक है, अब यहां पे रख दीजिए एक वस्तु। ठीक है, वस्तु रख दीजिए 2f तथा अनंत के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकल जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण जाएगी वक्रता केंद्र से, जो एकदम सीधी निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात, और यहां पे आके प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काटी हैं, तो जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और इसी उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच रख देते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होके जाएंगी, फोकस से, तथा दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जाएगा। और जब प्रकाशी केंद्र से जाएगा तो देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरण फैल रही हैं। और जब प्रकाश किरणें फैलती हैं तो आगे जाके कहीं काटेंगे नहीं, तो इसको हम आभासी रूप से क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहां पर काटेगा वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। और देखिए ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटी हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। तो अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी दर्पण अथवा लेंस के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बोला जाता है, उस बिंदु पर बने वस्तु के आकृति को कहा जाता है प्रतिबिंब। तो देखिए यहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में मिली हैं तो यहां भी प्रतिबिंब बना है, यहां प्रकाश किरणें वास्तव में मिली हैं तो यहां भी प्रतिबिंब बना है। जबकि यहां पर प्रकाश किरणें प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहां भी प्रतिबिंब बना है, और यहां भी प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो यहां भी प्रतिबिंब बना है। अब बात है कि जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए इस कंडीशन में प्रकाश किरणें वास्तव में मिली हैं तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और यहां भी देखिए प्रकाश किरणें वास्तव में मिली हैं तो ये भी कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तथा दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, यदि प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए एक कंडीशन, यहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली है, यहां पे प्रतीत हो रहा है कि आभास हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पे मिलेंगी, तो यहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। इस कंडीशन में देखिए यहां पर भी प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली है, प्रतीत हो रही है कि यहां पर आके मिलेंगी, तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु को जब दर्पण अथवा लेंस के सामने रखते हैं तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु की एक आकृति बन जाती है, उसी आकृति को बोला जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब।
तो देखिए इस कंडीशन में ये क्या होगा, प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यहां पे प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। यहां पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यहां पे प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। और एक खासियत देखिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। जब किसी वस्तु को दर्पण या लेंस के सामने रखी जाती है तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर बनने वाली वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे कि यहां पर देखिए वास्तव में प्रकाश किरणें काटे हैं तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में काटी है तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई आभास होती हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब होता है, बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। और इस कंडीशन में यहां पर भी प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें वास्तव में काटी हैं, वास्तव में मिली हैं तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इस केस में भी देखिए दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में मिली हैं तो ये भी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अगला देखिए दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्रकाश किरणें मिल रही हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो यहाँ पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। इस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आइए अब हम इसमें आगे सीखेंगे दर्पण। तो देखिए दर्पण क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक कांच है और कांच कैसा होता है, एक चिकना एवं पारदर्शी माध्यम होता है। यदि कांच में से हम प्रकाश को आर पार कराएं तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन। लेकिन यदि उसी कांच के एक तल पे हम क्या कर दे, कलई कर दे या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे तो दूसरा पृष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं दर्पण। तो ध्यान दीजिए दर्पण क्या है, किसी पारदर्शी एवं चिकने माध्यम के एक तल पे कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए तो ऐसे निकाय को कहते हैं दर्पण। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण,
समतल दर्पण, ठीक है, जो कि ये है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जो समतल दर्पण होगा उसका आकृति क्या होगा, समतल, जबकि जो गोलीय दर्पण होगा उसकी आकृति क्या होगी, गोलीय। अब गोलीय में क्या हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किस आधार पर, आकृति के आधार पे। यदि दर्पण समतल है तो समतल दर्पण, यदि दर्पण गोलीय है, ठीक है, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। तो आइए देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो देखिए दर्पण क्या होता है, किसी चिकने व पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण को उनकी आकृति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यदि आकृति समतल है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, अगर आकृति गोलीय है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, यदि कांच समतल है तो उसके एक तल पे कलई कर देंगे तो परावर्तक तल कैसा रहेगा, समतल रहेगा। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। जबकि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अब कोई खोखला गोला है कांच का, उसके एक भाग को काट लेंगे तो इस तरीके का आएगा। अगर उसके दबे हुए तल पे कलई करेंगे तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, तो ऐसे दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। और यदि उभरे हुए तल पे कलई करेंगे तो परावर्तन दबे हुए तल से होगा, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए जो दर्पण का नाम दिया जाता है वो किस पृष्ठ पर कलई किया गया है उसके आधार पर नहीं दिया जाता है, इस आधार पे नाम दिया जाता है कि परावर्तन कैसे पृष्ठ से हो रहा है। अब देखिए यदि परावर्तन समतल पृष्ठ से हो रहा है तो समतल दर्पण होगा, ठीक। अगर परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, अवतल तल से हो रहा है तो अवतल दर्पण होगा। यदि परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, उत्तल तल से हो रहा है तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। और जिस तल से परावर्तन होगा उसके विपरीत उसके पीछे वाले तल पे क्या किया गया होगा, कलई किया हो गया, कलई किया गया होगा। तो ध्यान दीजिए दर्पण का नाम याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, जिस तल से परावर्तन होगा वही दर्पण होगा। यदि समतल तल से परावर्तन होगा तो समतल दर्पण, अवतल तल से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, उत्तल तल से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण। और जिस तल पे परावर्तन होगा उसके पीछे वाले तल पे क्या होगा, कलई। देखिए क्या है, एक समतल कांच है, उसके एक तल पे कलई कर दिया गया है तो दूसरा तल क्या हो गया है, परावर्तक हो गया है, जो कि एक समतल तल है। तो ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। जबकि क्या हुआ है, जब कांच के खोखले गोले को काट लेते हैं तो ध्यान दीजिए इस तल पे अगर हम कलई करेंगे तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, और जब इस तल पे हम कलई करेंगे उभरे हुए तल पे तो परावर्तन दबे हुए तल से होगा। इसलिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। जबकि समतल दर्पण में चाहे इस तल पे कलई करिए चाहे इस तल पे कलई करिए, परावर्तन समतल तल से ही होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तथा ऐसा दर्पण जिसमें कलई दबे हुए तल पे किया गया हो तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दर्पण का नाम दिया गया है, कलई किस पृष्ठ पे किया गया है उसके आधार पे नहीं, किस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है उसके आधार पे नाम दिया गया है। यदि परावर्तन समतल पृष्ठ से होगा तो समतल दर्पण, परावर्तन अवतल तल से होगा तो अवतल दर्पण, परावर्तन उत्तल तल से होगा तो उत्तल दर्पण। और ध्यान दीजिए जिस तल से परावर्तन होगा उसके पीछे वाले तल पे क्या किया गया होगा, कलई। तो आइए अब हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है,
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, उसे कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें हमको आगे पढ़ना है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी एवं सीधा होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी एवं सीधा। तो मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है, यहां कोई वस्तु रखा है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा उतना ही होगा जितना कि वस्तु का आकार होगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होगी। यदि प्रतिबिंब वस्तु 10 सेंटीमीटर होगा तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो दूसरा विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण से उतना ही दूर पीछे बनेगा जितना कि दूर वस्तु दर्पण से आगे होती है। यदि हम मान लीजिए कि दर्पण से वस्तु x मीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा, पीछे बनेगा। तो तीसरा विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो दूरी होता है दर्पण से वो वस्तु से दर्पण के दूरी के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से जितना दूर पीछे प्रतिबिंब बनता है उतना ही दूर वस्तु क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाजुला के बात है कि इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यदि दर्पण से वस्तु x मीटर दूर आगे रखा होगा तो प्रतिबिंब भी x मीटर दूर पीछे बनेगा। ठीक है, और चौथा विशेषता इसका होता है कि प्रतिबिंब तथा वस्तु को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा नहीं होती है वो रेखा समतल दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पे क्या होगी, लंब होगी। और पांचवा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम दर्पण की जो लंबाई चाहिए वो व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 3 फीट लंबाई का दर्पण चाहिए। ठीक है, अब इस बात को हम देखिए प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, यच है। ठीक है, अब इसका ये क्या है, हेड है, सिर है, और ये क्या है, आई, आंख है, और ये फुट मतलब पैर है। अब देखिए यहां पे समतल दर्पण रख दीजिए। अब इस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना दर्पण चाहिए उसको देखिए। यदि मान लीजिए इस व्यक्ति के सिर से चलने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इसके आंख पे पहुंच जाए तो ये सिर का प्रतिबिंब देख लेगा, और पैर से चलने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है, पैर से चलने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसके आंख पर पहुंच जाए तो ये क्या देगा, पैर का प्रतिबिंब देख लेगा। इधर से सिर का प्रतिबिंब देख लेगा, इधर से पैर का प्रतिबिंब देख लेगा, तो ये क्या कर लेगा, अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। और पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए देखिए यही दर्पण की लंबाई चाहिए, इसके नीचे और इसके ऊपर वाले दर्पण का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो यही कम से कम दर्पण चाहिए। लेकिन अगर ये इससे छोटा हो जाए, मान लीजिए इससे छोटा हो जाए तो परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दर्पण ही नहीं रहेगा। अगर छोटा हो जाएगा तो परावर्तन नहीं होगा, या तो अपने सिर का देख पाएगा या तो पैर का देख पाएगा, दोनों का प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको कम से कम जो दर्पण की लंबाई है यही लंबाई चाहिए। इससे कम लंबाई में वो अपना पूरा प्रतिबिंब
नहीं देख पाएगा। तो देखिए यहां पे हम बनाएंगे क्या, लंब। जब लंब बनाएंगे तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ऐसे ही यहां पर भी बनाइए क्या, लंब। जब लंब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए इसका एक कोण 90 अंश, इसका एक कोण 90 अंश। ये दोनों त्रिभुज देखिए क्या हुआ है, इस दोनों त्रिभुज का खासियत क्या है कि ये दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर और एक भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है, समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब देखिए आई और आर आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि हम आई के सामने की भुजा को यक्ष मानेंगे तो आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यक्ष हो जाएगी। ऐसे ही देखिए यहां भी क्या है, ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, ये आई है, ये आर है। ठीक है, इसमें भी देखिए इसका दो कोण और एक भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसके सामने की भुजा यदि हम y माने तो इसके सामने की भी भुजा क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। और देखिए जो दर्पण की लंबाई है यही लंबाई है। ठीक है, और ये लंबाई देखिए किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के बराबर होगी। अब यहां से देखिए क्या हम लिखेंगे, यच बराबर यक्स प्लस वाई प्लस वाई। अब देखिए यच बराबर क्या है, यक्स प्लस वाई प्लस वाई। अब यहां से यच बराबर हम लिख देंगे 2x प्लस 2y। ठीक है, अब यच बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x प्लस वाई, और यहां से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा h बाई 2। और देखिए ये जो x प्लस वाई है वो क्या है, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई है। ठीक है, तो देखिए जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी वो व्यक्ति के लंबाई की क्या चाहिए, आधी चाहिए। तो ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई चाहिए उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। तो देखिए समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोई कांच है, ठीक, इसके एक तल पे कलई कर दिया गया है, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया है, परावर्तक, और जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, समतल है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, समतल दर्पण। आगे इसमें देखना है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहला होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। ठीक है, और आगे चौथा पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यच ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, h/2। ये क्या है, प्रूफ है।